तुम लोगों को मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दो। नरेंद्र की आवाज़ में सारी होशियारी गायब हो चुकी थी। वो शेर सिंह के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तलवार फेंक जमीन पे। शेर सिंह नरेंद्र पर गरजा। नरेंद्र तुरंत तलवार रखने के लिए जमीन की ओर झुका। ये लो, रख दी तलवार जमीन पे। नरेंद्र ने ऐसा कहा तो लेकिन किया नहीं। उसने जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम लेते हुए तलवार शेर सिंह की ओर फेंक दी। निशाना इतना सटीक था कि तलवार की मुठ शेर सिंह के हाथ पर जा लगी। होशियारी दिखाता है हरामखोर। शेर सिंह ने कटार उछलकर दूर जा गिरी थी। इस लड़की के लिए मेरे तो हाथ ही काफी हैं। गला दबा के इसकी जान निकाल दूंगा मैं। शेर सिंह ने रेवती की ओर लपका और गला दबाने लगा था। रेवती शेर सिंह की बात पर हंस रही थी। रेवती ने घूमकर शेर सिंह की छाती पर जैसे ही लात मारी, वे जमीन पर गिर पड़ा। अपनी कटार की बगाल में जा गिरा। हा हा हा। और ये देखकर नरेन अपनी पत्नी की उत्साह बढ़ाने में इतना मशगूल हो गया था कि ये देखने को होश ही नहीं रहा कि इसके पीछे जमीन पर पड़े शेर सिंह ने लड़के के एक एक उठ रहे थे। वे नरेन की चारों तरफ एक घेरा बना रहे थे। चारों तरफ से पकड़ इसका मुंह जमीन पर लगा दो। देखना है साले को एक उंगली दिखाने की आज़ादी न मिले, हिलाने की आज़ादी न मिले। शेर सिंह के लड़के नरेन के हाथे हाथों मिली पिटाई के भूले नहीं थे। संख्या में इतने ज़्यादा होने के बावजूद वो नरेन को कोई मौका नहीं देना चाहते थे। अरे ओ वीरांगना, जरा देख तो लो तुम्हारा पति कैसे धूल फाक रहा है। एक लड़का रेवती की ओर सीटी मारते हुए चिल्लाया। रेवती ने अब तक शेर सिंह को मार मार कर बुरा हाल कर दिया था। अपने पति के नरेन के लड़कों के कब्जे में देखकर वो ठिठक गई। दो लोग दो साले, हम 50 से जीत नहीं पाओगे क्या? तुम बचोगी तो वो पिटेगा, तुम बचोगी तो वो पिटेगा, वो बचेगा तो तुम पिटोगी। शेर सिंह के जान में जान आई और लपक कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। शेरगुल सुनकर बाजार में तमाशाइयों की भीड़ जमा हो चुकी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें हथियार दी हैं, उसकी सज़ा मुझे दो। मेरे पति को छोड़ दो। उसका तो व्यापार में कुछ लेना देना नहीं है। आप सब बताइए ना, मैं सही कह रही हूँ ना? रेवती ने भीड़ में संबोधित करते हुए कहा। हाँ, उस बेचारे को क्यों पकड़ा है? जिसने जिसने गलती की सजा उसे ही मिलनी चाहिए। शेर सिंह को एहसास हो गया कि रेवती ने चतुराई से जन संपर्धन अपने पक्ष में कर लिया है। उसने अगर नरेन को नहीं छोड़ा तो भीड़ भड़क सकती है। छोड़ दो उसे, शेर सिंह के अनमने ढंग से अपने लड़कों से बोला। नरेन आज़ाद हो गया। वो कठार भी हमारे कारखाने से ले गए थे क्या? इसने पहले शेर सिंह की अगली चाल चल पाए? नरेंद्र ने उससे पूछा। हाँ हाँ। शेर सिंह के मुंह से बस इतना ही निकल पाया था कि नरेंद्र भीड़ की तरफ देखते हुए बोला, हमारे कारखाने में बने हथियार को जब चलाया जाता है तो वो हल्के रंग धुआं निकालता है, हल्के लाल रंग का धुआं निकालता है। आइए जांच लेते हैं कि शेर सिंह ने ये कटार हमारे कारखाने से ली है या नहीं। नरेंद्र कटार को शेर सिंह से छीनकर अब उसे आग में तपाने लगा। लोग टकटकी लगाकर कटार की ओर देख रहे थे। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, धुआं सिलेटी रंग का निकलेगा या नहीं। भीड़ बढ़ती जा रही थी। शेर सिंह के माथे पर पसीना आने लगा। क्या हुआ शेर सिंह? आग कटार को लग रही है, पसीना तुम्हें क्यों आ रहा है? नरेंद्र ने कटार को भीड़ की तरफ दिखाते हुए शेर सिंह से कहा। कटार धुत काले रंग का धुआं निकाल रहा था। शेर सिंह का झूठ पकड़ा गया था। उसने सब लड़के एक एक करके 9 2 11 हो गए थे। नरेंद्र और रेवती अकेले पड़ चुके थे। शेर सिंह पास आए। किसने भेजा है बे तुझे? नरेंद्र ने शेर सिंह से पूछा। चौहान ने, महेश चौहान ने। तुम लोगों को बदनाम करने के लिए। शेर सिंह की आवाज़ चूर जैसी हो चुकी थी। वो चीख कर बता सबको, रेवती चीखी। एक बार तो नरेन भी चौंक गया। तुम्हें कैसे पता था कि हथियार को जलाने में स्लेटी धुआं निकलता है? कभी कारखाने तो आए ही नहीं। कारखाने के हीरो कोटे जाते वक्त रेवती ने नरेन से पूछा। सारा ज्ञान हमसे ही मिलता है, हम देवता जो हैं। नरेन ने रेवती की एक सच कहा जिसे रेवती ने मजाक में लिया। ज़्यादा बात मत बना। रेवती ने नरेन पर गुस्सा अभी भी पूरी तरह नहीं उतरा था। उसे हीरालाल को पैसे दे के अपने बाप को आज़ाद कराना था। इतना नुकसान हुआ हमारे कोटे का,
रेवती हीरालाल के कोटे पे जले सामान की लिस्ट देख के चौंक गई। इतना नुकसान? मेरे सिर का सबसे बड़ा कोटा खाक कर दिया तुम्हारे नाकारे पति ने। हीरालाल अभी भी नरेन पे भड़का हुआ था। इस नुकसान की भरपाई तो मैं तो अपने सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। रेवती ने नरेन की तरफ देखकर चिंता से कहा, अभी पिताजी को छुड़ा घर ले चलते हैं, बाद में देखते हैं पैसे का। रेवती को नरेन का उत्तर देख के लगा कि नरेन के पास कोई खास योजना है ही नहीं। फिर भी पैसे दे दें। पुरुषोत्तम को छुड़ाया गया। उन्हें देखकर रेवती और नरेन घर पहुंचे। अब बोल, क्या योजना है तेरे पास? बंद कर दें ये धंधा? पुरुषोत्तम अभी भी गुस्से से लाल हो रहे थे। रेवती आशा से नरेन की तरफ देख रही थी। उसे लगा कि वो पुरुषोत्तम की बात का कुछ तो जवाब देगा, लेकिन वो चुप रहा। मैंने बोला था कि इस अनाज के दुश्मन को पाले ही मत। नरेन की सास ने जब तंज कसा तो नरेन बिपड़ पड़ा। और मेरे पास योजना। अब सेना के हथियारों की क्वांटिटी हमारे व्यापार ठप पड़ने का बचा सकता है। हम कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो हमें अपने शास्त्रों की गुणवत्ता बढ़ानी होगी, और अगर गुणवत्ता बढ़नी है तो हमें चाहिए बेहतर कच्चा माल। नरेंद्र एक साथ में सब बोलकर बाहर निकल गया। बेहतर कच्चे माल के लिए ज़्यादा पैसा भी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। पुरुषोत्तम को भरोसा था अगर वो नरेंद्र से कहे पे चलेगा तो उसका पुश्तैनी व्यापार उम्मीद से पहले ही ठप पड़ जाएगा। थोड़ा भरोसा करके देखिए आप उस पर पिताजी। रेवती ने नरेंद्र पर थोड़ा सा भरोसा था। नरेंद्र ने सबसे पहले कर्जा लेते हुए शास्त्रों का बेहतर कच्चा माल खरीदा। उसके सास ससुर ने जैसे ही ये सुलह की लगभग मान गए कि वो जल्दी सड़क पर आने वाले हैं। तो कितने दिनों में काम कर रहे हो शास्त्र बनाने का? नरेंद्र ने कारखाने में बचे हुए कुछ कारीगरों से एक सवाल पूछा। मुझे तो 120 साल नहीं हुआ, सत्तू ने सचकुचाते हुए जवाब दिया। दुख की बात यह थी कि बचे हुए सभी कारीगर सत्तू सत्तू ही सबसे सर्वश्रेष्ठ था। बाकी सभी को चौहान तोड़ ले गया था। आज से तुम इस कारखाने के मुख्य कारीगर हो। हम नए माल शास्त्र बनाना शुरू करेंगे। माल को हम ज़्यादा देर तक आग में पकाएंगे ताकि शस्त्र मजबूत बने। हमें किसी भी हाल में सेना के हथियारों का कांटेक्ट चाहिए, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तुम सब भी। नरेंद्र ने बचे हुए कारीगरों का उत्साह भरने की कोशिश की, लेकिन कारीगरों ने चौहानों का उत्साह कम, डर ज़्यादा दिख रहा था। इतनी जल्दी ही सब कैसे होगा? सेना के हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट नीलामी कुछ ही दिनों में होने वाली है। अभी भी मुख्य कारीगर नियुक्त किए गए शत्रु के मुंह से अचानक निकल गया, सब होगा। हम दिखाएंगे कि सब होगा। काम पे लग जाओ तुरंत, समय कम जो है। नरेंद्र और उसके कारीगरों को यह पक्का करना ही था कि हथियारों की गुणवत्ता वजह उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नीलामी की प्रतिक्रिया में भाग लेने का मौका न मिले। फिलहाल ऐसा होने का संभावना 101% लग रही थी। नरेंद्र को यह भी एहसास हो चुका था उसके पास युद्ध कौशल पारंगत होने के लिए जरूरी गुण से पहले ही मौजूद है। उन्हें बस उन्हें निखारने की जरूरत है। वो सोच रहा था कि अपनी देवता शक्ति को कैसे जगाए। वो ध्यान करने लगा। उसकी बंद आंखों के सामने एक मंत्र नजर आने लगा। ये पक्का कोई विशेष मंत्र है, लेकिन यह मंत्र किसी विदेशी भाषा में है। किससे पूछूं इसका मतलब? मंत्र न जानने वाले क्यों? नरेंद्र की मन में हलचल मचा दी। उसे पता था कि इसकी गुत्थी का जवाब केवल ब्रह्मानंद केंद्र में विद्वान ही दे सकते हैं। लेकिन अब उसका ब्रह्मानंद योग तथा आयुर्वेद केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। ब्रह्मानंदन केंद्र में जम्बू राज्य में ऐसी जगह थी जहाँ युवकों का युद्ध कला और आयुर्वेद की पारंगत किया जाता था ताकि वो राज्य की सेना में भर्ती हो सके। केंद्र में प्रवेश पाने के लिए युवकों का अतिव्रत होना जरूरी था। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा सोचकर नरेंद्र ब्रह्मानंदन केंद्र में पहुंचा। मुझे केंद्र के आयुर्वाचार्य से मिलना है। नरेंद्र ने केंद्र के प्रमाण में अभ्यास करते हुए नवयुवक से पूछा। मुझे पता नहीं क्या है, केंद्र में शादीशुदा लोगों का प्रवेश वर्जित है।
केंद्र के अंदर कदम रखने से हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखते देखते नवयुवक की भीड़ नरेन के सामने जमा हो गई। शादीशुदा ये तो है ही, साथ में बहुत ही गिरा हुआ इंसान भी है। यही तो जो अपनी सौगात वाले दिन कोटे में पकड़ा गया। हाँ, मैंने भी सुना था। भगाओ इसके। वे वहाँ जमा युवक नरेन की शक्ल शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। देखो, मैं केंद्र के अंदर जाकर ही रहूंगा, शांति से जाने दो या तुम सबकी हड्डियां तोड़ के जाऊंगा। नरेन ने नव युवकों को खुली चुनौती दी। तू हड्डियां तोड़ेगा? जाके पलंग तोड़ कहीं पे। ये एक नवयुवक नरेन का मजाक उड़ाते हुए बोला। नवयुवक की हंसी तब अचानक से गायब हो गई जब नरेन के ने दो हाथों के केंद्र के पिछीतड़ के चार योद्धाओं को जमीन पर पटक दिया। अब आऊं अंदर? नरेन इस बार पूछा तो कोई नवयुवक कुछ नहीं बोला। सब चुपचाप पीछे हट गए। नरेंद्र आयुर्वेदाचार्य के कमरे में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि आयुर्वेदाचार्य राज्य से बाहर गए हैं। लेकिन नरेंद्र को निराशा हुई क्योंकि उसे पता था कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। जब वो अगली बार केंद्र आएगा तो उसका रास्ता रोकने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन अभी भी इस मंत्र के चक्कर लगाए जा रहे हैं। आखिर मतलब क्या है इस मंत्र का? आज हथियारों की प्रदर्शन होगा और सब लोग अपने हथियार और योद्धाओं को साथ राजमहल आए हुए थे। उस योद्धा का नाम बताओ जो तुम्हारे कारखाने में बने हथियारों का प्रदर्शन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी ने नरेन की रेवती से पूछा। योद्धा तो कोई तैयार नहीं हुआ हमारी तरफ से हथियारों का प्रदर्शन करने के लिए। रेवती हिचकिचाते हुए पंजीकरण अधिकारी से कहा। तो क्या करने आए हो? सेना को हथियार कॉन्ट्रैक्ट नीलामी में भागो यहाँ से। अधिकारी ने उसे झपटते हुए कुछ हुआ कहा। सेना के हथियार का कॉन्ट्रैक्ट नीलामी के दिन आ चुका था। सभी हथियार बनाने वाले परिवार अपने साथ योद्धाओं को लेकर आए थे। उनसे हथियारों की प्रदर्शन करने वाले थे। कॉन्ट्रैक्ट नीलामी की प्रतिक्रिया सीधी तो थी लेकिन साथ में खतरनाक भी थी। योद्धाओं को अपने कारखाने में बने हथियारों का उपयोग करते हुए लड़ना होता था जिससे योद्धाओं की मौत का भी खतरा बना रहता था। अंतिम में जिसका परिवार योद्धा जीतता था उसे सेना के हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। तभी कोई योद्धा हमारी तरफ से लड़ने को तैयार नहीं हुआ। उन्हें लगता है कि हमारे हथियार लड़ने से वो निश्चित ही मर जाएंगे, जो कि शायद सच है। रेवती का चेहरा बुझा रहा था। कोई भी योद्धा सिंगल कारखाने में बने घटिया हथियारों से लड़ना नहीं चाहता। योद्धा का नाम लिखिए, नरेंद्र। नरेंद्र ने अधिकारी के पास जाकर रौब से बोला। तुम खुद लड़ोगे? सोच लो, अगर अखाड़े में मारे गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पंजीकरण का अधिकारी नरेंद्र को चेतावनी देते हुए बोला। नियम पता है, मुझे पता है। आप नाम लिखिए। नरेंद्र की आवाज़ में लेश मात्र कंपन नहीं थी। क्या बेवकूफ़ी की तुमने? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें शस्त्र बनाने आ गए है तो तुम उन्हें चलाना भी आ गया? रेवती नरेंद्र के इस कदम पर बहुत खफा थी। उसे लग रहा था कि नरेंद्र सीधे मौत के मुंह में जा रहा है। चिंता मत करो। नरेंद्र अपने कारखाने में बनी तलवार लेकर अखाड़े में जैसे ही उतरा वैसे ही वहाँ के लोग हंसी छूट गई। अपनी जान की नीलामी करने आया है क्या? मजाक उड़ाने में महेश चौहान सबसे आगे था, जिसके परिवार के हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट मिलना तय था। खैर, अखाड़े में तलवारबाजी शुरू हुई और नरेन का सामना कर रहे योद्धा ने एक ऐसा वार किया, नरेन की तलवार एक ही झटके में दूर जा गिरी। जब नरेंद्र